हाय गाइस, मैं आशीष और आज आपका स्वागत है फिर से। और आज का जो टॉपिक है वो है सब्जियों की स्वस्थ पौध कैसे तैयार करते हैं, उनके लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और हम किस तरीके से एक स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। इसके लिए हम ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी IIVR के बुकलेट की तरफ वैज्ञानिकों से ही सीखते हैं कि किस तरीके से हमें पौध तैयार करनी चाहिए। तो आइए, इसकी एक में बुकलेट है, इसको आप शायद उसकी वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो अगर मुझे किसी को चाहिए होगा तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो आइए चलते हैं कि इनके अनुसार किस तरीके से हमें स्वस्थ पौध तैयार करनी चाहिए। तो किसी भी पौधे की स्वस्थ पौध अगर तैयार होती है तो भी हमारी पैदावार भरपूर होती है। पहले जब हम खेतों में ही अपने पौधे लगाते थे तो बहुत सारे पौधे बीज से अंकुरित नहीं होते थे, हो जाते थे तो उनमें गलन का रोग लग जाता था, पौधे गर्मी से मर जाते थे, बारिश अधिक हो गई तो मर जाते थे। तो उसके लिए लोगों ने सोचा क्यों ना हम पौधों की नर्सरी, पौधशाला अलग से बनाएं, इसमें पौधों को उगाएं और फिर हम उनको खेतों में लगाएं। इस तरीके से करने पर हमारी जो पौधों को बचाने की, मतलब पौधों के जर्मिनेट होके पौधों के बचने की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई समय के साथ। क्योंकि उससे पहले क्या होता, जब भी पौधे क्यारी में होते थे तो 1 से 1.5 इंच के होते ही उसमें जड़ गलन का रोग लग जाता था फंगस के कारण, और 80% हमारे पौधे नष्ट हो जाते थे। और तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यारी में पौधे नष्ट ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, तो पौधशाला का निर्माण किया गया। तो पौधशाला में किन किन सब्जियों की हम पौध तैयार कर सकते हैं वो है टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, बटन गोभी, स्प्राउट, ब्रोकली, सलाद पत्ता, चिकोरी, इंडिव, पार्सले, चेरविल, पार्सनिप, क्लोव, आर्टिचोक, प्याज इत्यादि। अब पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव कैसे किया जाए, तो पौधशाला के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए। तो मिट्टी हल्की होनी चाहिए, जैसे कि बलुआ दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी जिसका pH वैल्यू 7 के आसपास हो। और आजकल तो लोग कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल है। वर्मी कंपोस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि उसकी pH वैल्यू 7 के आसपास हो, 6.5 to 7.5 के बीच होनी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। एक pH मीटर आता है जिससे आप चेक भी कर सकते हैं। पौधशाला के पास सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। वहाँ प्रकाश लगभग पूरे दिन का उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन बहुत डायरेक्ट प्रकाश भी नहीं आना चाहिए। ज़मीन जो होनी चाहिए मिट्टी के आसपास के क्षेत्र से ऊंची होनी चाहिए। पौधशाला की तैयारी अब कैसे करते हैं, तो पौधशाला की मिट्टी की एक बार गहरी जुताई या फावड़े से हम खुदाई कर लेते हैं। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं और उसमें प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या पत्ती खाद या 500 ग्राम केचुए की खाद डालकर मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देते हैं। इससे जब आपकी मिट्टी भुरभुरी होती है तो बीज के जमने में सुगमता होती है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट होगी, कठोर होगी, तो पौधे उसमें से निकल नहीं पाते हैं और अंदर ही रह जाते हैं, मर जाते हैं। अगर आपके मिट्टी बहुत सख्त है तो आप उसमें 2 से 3 किलोग्राम रेत भी मिला दीजिए। इस तरीके से मिट्टी तैयार होगा। लेकिन अब मिट्टी में क्या होता है, कई सारे जीवाणु, विषाणु, फंगस होते हैं जो कि बीजों को जमने के पहले ही या जमने के दौरान उनको खराब कर देते हैं।
तो इसके लिए हमें भूमि का शोधन करना पड़ता है। तो इसके कई विधियां हैं। पहली विधि है कि हम मृदा सौरीकरण यानी सोलराइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश में मिट्टी का शोधन करते हैं। ये काम आपका 15 अप्रैल से 15 जून के बीच में किया जाता है। तो जहाँ पे आपको पौधशाला बनानी है वहाँ पे 3x1 वर्ग मीटर क्यारी बनाकर उसकी हल्की सिंचाई करके थोड़ा गीला कर ले ताकि मिट्टी में नमी हो, और उसको आप प्लास्टिक की पारदर्शी 200 गेज की पॉलीथीन की चादर से आपको उसको ढक देना है चारों ओर से, ताकि उसमें से हवा और वाष्प ना निकले। इस तरीके से आपको 4 से 6 हफ्ते छोड़ देने हैं। तो उसके अंदर जो आपके जीवाणु विषाणु होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, ताकि आपके पौधों में रोग न लगे। और दूसरा तरीका जैविक विधि से है। जैविक विधि से आप कर सकते हैं। इसमें आपको पौधशाला में ट्राइकोडर्मा आपको दुकान से मिल जाएगा। ट्राइकोडर्मा की विभिन्न प्रजातियाँ आती है, या स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस तथा एस्परजिलस नाइजर का प्रयोग करके आपको भूमि में मिला देना है, और इससे भूमि में जो होता है खराब कीड़े मर जाते हैं, जीवाणु और अच्छे जीवाणु उसमें आ जाते हैं। परंतु जैव नियंत्रक के उपयोग करने पर कई सावधानियों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें खास बातें क्या रखनी कि आपका जो जैव नियंत्रक है वो आपके क्षेत्र के अनुसार ही होना चाहिए, ताकि मिट्टी में उसकी बढ़त अच्छी हो। इसके लिए पौधशाला में कंपोस्ट या अन्य कार्बनिक खाद जैसे मिलाने से जीवाणु की अच्छी वृद्धि होती है। आपके अच्छे जीवाणु की आपके मिट्टी में वृद्धि होती है। जिस भी जैव नियंत्रक पदार्थ का प्रयोग करना है उसमें उसके जीवित तथा सक्रिय बीजाणु की पर्याप्त मात्रा होनी आवश्यक है, और इसके प्रयोग के बाद कुछ दिन आपको वर्षा से और धूप से अपनी मिट्टी को बचाना होगा। किसी भी उस पौधशाला में आपको फिर किसी भी ऐसे रसायन का प्रयोग आपको नहीं करना है जिसकी आपको जानकारी नहीं है। आपके जिसमें आप जैविक विधि से मिट्टी का शोधन कर रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में आपके नमी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। जो आपके जैव नियंत्रक हैं उनका 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहले पौधशाला को अच्छी तरीके से तैयार करके उसमें ध्यान रखिएगा 10 से 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में मिलाया जाता है ट्राइकोडर्मा या जो भी आप जैव नियंत्रक यूज़ कर रहे हैं, और उसके 1 या 2 दिन के बाद बीज की बुआई की जाती है। उसके बाद छाया में क्यारियों में बुआई करें। फिर दूसरी विधि है कि बीज का शोधन कर लें। आप ट्राइकोडर्मा से बीज का शोधन कर सकते हैं, नीम के पत्ते से या राख से, या लोग आजकल वेस्ट डिकम्पोजर जो आता है उसका भी प्रयोग करते हैं बीज शोधन में। तब आप लगाएं, और अधिक तापमान से, अधिक ज़्यादा ही तेज धूप से और अधिक वर्षा से बचाएं। अब तीसरी विधि है आपके मिट्टी का ट्रीटमेंट करके रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या होता है कि आपको कीटनाशक और फफूंदीनाशक रसायन को आपको की मिट्टी में मिलाना होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कैप्टन या थीरम नाम की दवा आती है, आपको आपके आसपास की किसान भंडार से मिल जाएगी। उसको 5 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको पौधों की मिट्टी में मिलाना है, और अच्छी तरीके से मिलाने के बाद फिर बीज की बुआई करनी है। अब तो ये आपका हो गया पहला मिट्टी का किस तरीके से शोधन करना था। दूसरा आता है सबसे इम्पोर्टेंट, बीज का शोधन कैसे करना चाहिए। जब भी हम बिना ट्रीटमेंट के बीज अपने खेतों में लगा देते हैं या नर्सरी में लगा देते हैं, तो जो मिट्टी में कीड़े रहते हैं या अन्य कारणों से जर्मिनेशन ठीक से नहीं होता है। तो जर्मिनेशन रेट आपका अच्छा रहे इसलिए आपको बीज का शोधन करना होता है। तो आपको बुआई से पहले कैप्टन या थीरम नाम की जो दवा आती है उसकी 3 ग्राम
मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको मिलाना होता है। अगर आपका मिर्च तथा बैगन के बीज हैं तो उनके लिए कार्बेंडाजिम या बावेस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से अगर आप अपने बीज का शोधन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। दवा को बीज में अच्छी तरह मिलाने के लिए मिट्टी या लकड़ी के ढक्कनदार बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। दवा व बीज बर्तन में डालकर ढक्कन बंद कर दें और अच्छी तरीके से मिलाएं ताकि बीज में दवा अच्छी तरीके से चिपक जाए। बीज के बर्तन से बाहर निकालकर तैयार क्यारी में बुआई करें। कुछ सब्जियां जैसे टिंडा, करेला, तरबूज इत्यादि में छिलके कठोर होते हैं, अतः इनको कैप्टान के 0.25% यानी 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल में भिगोकर बुआई करने से फफूंद जनित जो रोग हो जाते हैं उनका प्रकोप कम हो जाता है। भिगोने की अवधि जो है करेला में 24 से 36 घंटे, चिचिंडा, तरबूज व टिंडा में 10 से 12 घंटे, खीरा, ककड़ी, खरबूज, कुमड़ा इत्यादि में 3 से 4 घंटे व लौकी, नेनुआ, तुरई में पेठा में 6 से 8 घंटे आपको भिगोना है। ठीक है, अब अगला प्रोसेस होता है क्यारियाँ बनाने का। पौधशाला में बीजों की बुआई करने के लिए क्यारियाँ मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाई जाती हैं। अगर बरसात का मौसम है तो हमेशा ज़मीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियाँ बनानी चाहिए, जबकि रबी की फसल मौसम में समतल क्यारियों में भी आपके पौधे उग सकते हैं। ऊंची क्यारियों में जो होता है पौधे का अच्छी तरीके से विकास होता है। अब आपने पढ़ लिया भूमि का शोधन कैसे करना है, बीज का शोधन कैसे करना है। अब करते हैं बीज की बुआई का क्या क्या मेथड है। तो आपके बीज के बुआई का पहली विधि है छिड़काव विधि। किसान भाई ज़्यादातर छिड़काव विधि से ही क्यारियों में बीज की बुआई करते हैं, पर इसमें दिक्कत आती है कि बीज एक समान गिरते नहीं हैं। कहीं कहीं पे ज़्यादा बीज गिर जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा घना हो जाता है, जिसकी वजह से जो पौधे जमते हैं उनके तने पतले व लंबे हो जाते हैं, और कहीं कहीं पौधे बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तने की लंबाई अधिक व पत्तियों का वजन ज़्यादा होने से जड़ों के पास पौधे गिरने लगते हैं। जो पौधा तैयार भी हो जाता है वह पतला व लंबा होता है। रोपण के बाद मुख्य खेत में उचित बढ़वार नहीं कर पाता, फलस्वरूप जो आपका फल लगना चाहिए फलत मारी जाती है। यदि छिड़काव विधि से ही पौधे तैयार करने तो ये ध्यान रखें कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें, या पौधे जमाव के बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे छोड़कर अन्य को उखाड़ देना चाहिए। अब दूसरी विधि है कतारों में बीज की बुआई। यह विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि सभी पौधे लगभग समान दूरी पर रहते हैं, जिससे वह स्वस्थ व मजबूत होते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम क्यारी की चौड़ाई के समांतर 5 सेंटीमीटर से के दूरी पर 0.5 सेंटीमीटर गहरी पंक्तियां बना देते हैं। इन्हीं पंक्तियों में बीज 1 सेंटीमीटर की दूरी पर डालते हैं। बीज बोने के बाद आपको कंपोस्ट का, मिट्टी का व रेत का मिश्रण एक 1:1:1 के रेशियो में बनाना है और उससे बीजों को ढक देना है। इस प्रकार से तैयार पौधे ना ज़्यादा घने होने के कारण उन पर गलन रोग की समस्या भी नहीं आती है। अब बीजों को ढकना, जब भी आप बीज लगाते हैं तो उसको मिट्टी के अंदर आपको डालना होता है, पर मिट्टी बहुत टाइट होती है जिस वजह से बीज कई बार जनरेट नहीं हो पाते हैं। तो इसका क्या करते हैं, आप भुरभुरी मिट्टी का मिश्रण यानी कंपोस्ट का, मिट्टी का, रेत का मिश्रण मिला के आप बीज डालिए और उसको इनसे ढक दीजिए। इस वजह से आपके बीज आसानी से उगाते हैं, और ध्यान रखना आपका कोई बीज खुला ना दिखे। इस मिश्रण में आपको 5 से 6 ग्राम थिरन या कैप्टान अपने मिट्टी में मिला लेना है इस मिश्रण में, ताकि कोई आपके जीवाणु वाले रोग या फंगस ना आपके बीजों में लगे। केवल मिट्टी से इसलिए नहीं ढका जाता, क्यों मिट्टी से क्यों नहीं ढकते, आपके मन में सवाल आ रहा हो कि मिट्टी से इसलिए ढका नहीं जाता है ताकि
मिट्टी सिंचाई पाने पर बहुत सख्त हो जाती है और बीजों का जमाव जो होता है इसमें हो नहीं पाता है। ठीक है। क्यारियों को ढकना, उर्वरक के मिश्रण के बाद से ढकने के बाद क्यारी को स्थानीय स्तर पर मौजूद पुआल, सरकंडा, सरपत, गन्ने के सूखे पत्ते, नरई या अन्य घास फूस की पतली तह से ढकते हैं ताकि नरमी बनी रहे। सिंचाई करने पर पानी सीधे ढके बीजों पर ना पड़े, अन्यथा उर्वरक मिश्रण बीजों पर से हट जाएगा और बीज का जमाव प्रभावित होगा। इस प्रकार से बीजों को तेज धूप व पक्षियों से बचाया जाता है और इसको मल्चिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब इसकी सिंचाई किस प्रकार से करनी है आज जान लेते हैं। क्यारियों पर आपको फुहार विधि से, आपका पाइप से अगर आप कर रहे हैं या ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो आपके पाइप से कर रहे हैं तो आपके पाइप के आगे आजकल एक फव्वारा वाला आता है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या दुकानों पे भी मिल जाएगा आपको, बीज भंडारों के, वो लगा के अगर पाइप से कर रहे हैं, नहीं तो आप ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो फुहार विधि, फव्वारे जो आते हैं ड्रिप इरिगेशन वाले, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में जब बारिश हो रही हो तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि क्यारियों में नालियों में उपस्थित अधिक पानी पौधशाला में बाहर निकलना चाहिए। पौध के उखाड़ने के 4 से 5 दिन पूर्व सिंचाई आपको बंद कर देनी चाहिए ताकि पौधों में प्रतिकूल वातावरण सहन करने की क्षमता विकसित हो जाए और पौधे कठोर हो जाए। पौधे उखाड़ने से पहले हल्की सिंचाई आपको कर देनी चाहिए, जिससे पौधे आसानी से उखड़ जाते हैं और उनकी जड़ नहीं टूटती है। अब क्यारियों में घास फूस की परत भी कैसे हटाएं। क्यारियों में घास फूस की परत जो बीज की बुआई के बाद ढका गया था, कुछ समय से क्यारियों से हटा लेना चाहिए। यह सावधानी पूर्वक देखना चाहिए, जैसे ही 50 बीजों में से सफ़ेद धागे नुमा आकार अखुआ जिसको हम कहते हैं निकलता दिखे, या सरपत जिससे भी क्यारी ढकी हो हटा लें, अन्यथा मूलांकुर बड़ा होने पर पौधे कमज़ोर होकर जड़ के पास ही गलकर गिरने लगते हैं। अब हम जान लेते हैं कि बुआई के बाद कितने दिन पर अखुआ निकलता है। इसमें टमाटर है, उसमें 6 से 7 दिन में अखुआ निकलता है। बैगन में 5 से 6 दिन में, मिर्च में 7 से 8 दिन में, गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं उसे 3 से 4 दिन में, प्याज में 7 से 10 दिन में, और आपका धनिया में मुझे तो लगता है 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अब खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। क्यारियों में यदि खरपतवार उगाए तो उन्हें बराबर मात्रा में निकालते रहना चाहिए। व्यावसायिक स्तर पर पौधशाला तैयार कर खरपतवार नाशी जैसे स्टाम्प जिसको या पेंडिमिथेलिन की 3 ml मात्रा, याद करिए स्टाम्प की 3 ml मात्रा पर लीटर पानी की दर से बीज बुआई के 48 घंटे में छींट देना चाहिए, जिससे खरपतवार में नियंत्रण आ जाता है। अब आते हैं आवश्यकता से अधिक घने पौधों को निकालना। यदि क्यारी में पौधे अधिक घने उगाएं तो स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर पौधे छोड़कर अधिक घने पौधे आपको छोटी अवस्था में उखाड़ देने चाहिए, अन्यथा पौधों का तना पतला हो जाएगा और वो कमज़ोर हो जाएंगे। पौधे ज़्यादा घने होने के कारण उनके अंदर पदगलन हो जाते हैं, यानी वो आपके मिट्टी के पास तने में अंदर फंगस लग जाती है और वो गल जाता है, आपका पौधा गिर जाता है उसके सब। घने पौधे निकालने से प्रत्येक पौधे को उचित रूप से प्रकाश, पोषण व हवा मिलती रहेगी। हाँ, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके हर पौधे को प्रकाश मिले, पोषण मिले और हवा का सही तरीके से बहाव हो। यदि कोई बीमारी खेत में लग रही है तो घने पौधे निकाल देने से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाती है और पौधे बच जाते हैं और दूसरे पौधे बचाए जा सकते हैं।
पौधों की सुरक्षा। पौधों में कौन कौन सा रोग लगता है? पहला रोग लगता है पतगलन का, जिसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। पौधशाला में प्रायः देखा जाता है कि पौधे पतगलन बीमारी, जिसको विभिन्न फफूंदियों से लगती है, जैसे पीथियम, राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा या फ्यूजेरियम से फैलती है। ज़मीन की सतह से गलकर गिरने लगते हैं पौधे आपके, और देखते ही देखते 2 से 3 दिनों में ज़्यादातर पौधे जड़ों के पास से गलकर गिर जाते हैं, सूख जाते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए बीज और पौधशाला की मिट्टी का उपचार करना तो बहुत ही ज़रूरी है। यदि बीज जमने के बाद इस बीमारी का प्रकोप होने पर आपको कैप्टन या थीरम नाम की दवा 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर पौधशाला की मिट्टी में देना है। इससे रोग का फैलाव रुक जाता है। अब दूसरा रोग होता है जीवाणु धब्बा। वर्षा ऋतु में पौध पर जीवाणु धब्बा बीमारी बहुत लगती है, पत्तियों पर काले धब्बे बन जाते हैं। ऐसे में आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का 150 ppm यानी 150 मिलीग्राम पर लीटर का घोल बनाकर आपको छिड़कना है। कुछ अब विषाणु रोग भी लगते हैं, जिसमें सबसे पहला है लीफ कर, यानी आपकी पत्तियां मुड़ जाती हैं पौधों की। सबसे ज़्यादा ये टमाटर में मैंने लगते हुए देखा है, मिर्च में भी कभी कभी लगता है। तो विषाणु रोग में सफ़ेद रंग की छोटी मक्खी से एक से पौधे दूसरे पौधे पर ये रोग पहुंचता है। इस रोग से बचाव से प्रभावित पत्तियां सिकुड़कर टेढ़ी मेढ़ी, मोटी, घुमावदार व छोटी हो जाती हैं। इससे बचाव के लिए पौधशाला में बीज की बुआई के बाद एग्रोनेट यानी जाली से ढक देना चाहिए। ढकने के लिए आसपास उपलब्ध बांस की पतली डालियां या लोहे की 3 सूत मोटी छड़ को धनुषाकार डब्लू के रूप में 1 मीटर की दूरी पर क्यारियों के किनारे गाड़ दें तथा उसके ऊपर एग्रोनेट फैला दें। आपका ग्रीन कलर का नेट आता है, ताकि कोई कीट या मक्खी जाली के अंदर प्रवेश ना कर सके। यदि कोई संभावना हो कि मक्खी अंदर रह गई हो तो 2 से 3 दिन में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दें। और सिंचाई जो है आपको जाली के ऊपर से ही कर दें। कद्दू वर्गीय सब्जियां जो होती है, जैसे उनकी पौध कैसे तैयार करें? जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की जो पौध होती है, जैसे कि आपका हो गया लौकी, कद्दू, नेनुआ, इन तरीके की, इनमें क्या होता है कि पौधशाला से उखाड़ कर दूसरी जगह रोपण करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इनकी खनिज व पानी शोषण करने वाली कोशिकाओं में सुवेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे इन पौधों का रोपण करने के बाद इनमें पानी ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और पौधा मर जाता है। मेरे साथ ये कई बार हो चुका है कि मैंने एक जगह पौधे लगाया, दूसरी जगह लगाया और कई सारे पौधे आपके मर गए। परंतु यदि इनकी पौध इस प्रकार तैयार करें कि इनकी जड़ों को कोई क्षति ना पहुंचे, तो इनका भी रोपण किया जा सकता है। इनकी पौध तैयार करने शोधित उर्वरक मिश्रण को 2:1:1 के अनुपात में भरकर, अब 2:1:1 क्या है ये आपको यहाँ से जानना पड़ेगा। कंपोस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए, मिट्टी 1 टाइम्स और रेत 1 टाइम्स, यानी आपका कंपोस्ट दुगना होना चाहिए। भरकर हर थैली में आपको 2 से 3 बीज ऐसे स्थान बोकर ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ बीज का जमाव व पौधे का विकास प्रारंभिक अवस्था में हो सके। बीज की बुआई के बाद फुहारे की सहायता से आपको सिंचाई करनी है। जब पौधों में 4 से 5 पत्तियां निकल आए तथा बाहर का वातावरण उपयुक्त हो तो उनका खेत में रोपण करें। विपरीत परिस्थितियों में लौकी, करेला, चिचिंडा, नेनुआ, तुरई, खरबूजा, तरबूज इत्यादि की पौध पॉलीथीन की 20 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर व्यास की पौधियों में उगाया जा सकता है। वानस्पतिक विधि से प्रसारण वाली पौध को तैयार करना। परवल, कुंदरू, ककरोल, खेक्सा की शाखाओं
को काटकर पौध तैयार की जाती है। इसके लिए गोबर की सड़ी खाद, मिट्टी, बालू बराबर मात्रा में मिला के मिश्रण को फफूंदनाशक दवाओं, चाहे आप जैविक विधि से हो या कैप्टन या थीरम से उपचारित करके पॉलीथीन में भर दें। 20 to 10 सेंटीमीटर आकार की थैली और कुंदरू की 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी तने की कलम, जिसमें 2 से 3 गांठों को 2/3 भाग इस थैली के अंदर और 1/3 बार बाहर रखकर, ताकि परवल की 15 से 30 से 45 सेंटीमीटर लंबे तने की कलम, जिसमें 3 से 4 गांठों की लच्छी बनाकर 2/3 भाग अंदर गाड़ दें व 1/3 भाग बाहर रखें। गाड़ने के बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। तने की कलम लगाने के बाद इन थैलियों को पॉली हाउस, छप्पर के नीचे या खाई बनाकर रखते हैं। खुली ज़मीन में भी इनकी कटिंग लगाकर पौध तैयार की जा सकती है। 30 से 45 दिन में जब इनमें नई शाखाएं निकल आए तब इनका रोपण करते हैं। रोपण से पूर्व भी पौधों का उपचार करना होता है। तो पौधरोपण के लिए उखाड़ने से एक दिन पहले पौधशाला की क्यारी में कीटनाशक, फफूंदनाशक दवाओं का छिड़काव अवश्य कर दें, ताकि रोपण के बाद पौधों को कीड़े व बीमारियों से बचाया जा सके। इसके लिए 1.5 ml पर लीटर रोगर या मेटासिस्टाक्स और 2.5 ग्राम मैंकोजेब पर लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पौधों के ऊपर छिड़काव कर दें। रोपण से पूर्व पौधशाला में पौधों को कठोर बनाना। अगर आप पौधों को पौधशाला से, नर्सरी से आप अपने खेतों में लगाते हैं तो एक बार पौधे शौक में चले जाते हैं। तो इसके लिए आपको पौधों को मजबूत बनाना होगा ताकि वो कहीं पे भी अनुकूलित हो जाए। इसके लिए आपको जब भी रोपण करना है उससे 6 से 7 दिन पूर्व सिंचाई आपको कम कर देनी है या बंद कर देनी है। यदि पौधे विभिन्न प्रकार के गमले, ट्रे, कुल्हड़ इत्यादि में लगाए गए हैं तो उन्हें 1 सप्ताह पूर्व से नियंत्रित वातावरण या छाया या कमरे से निकालकर कुछ समय के लिए धूप में रखें। धीरे इसकी अवधि बढ़ाएं ताकि पौधा रोपण के पश्चात अच्छी प्रकार विकसित हो सके। अब आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। पौधों का रोपण हमेशा आपको शाम के टाइम करना है। आप दोपहर में, सुबह कर देंगे या दोपहर में करेंगे तो पौधे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं ज़्यादातर। जब शाम को करते हैं तो शाम का मौसम ठंडा रहता है और पौधे रात भर उनको टाइम मिल जाता है एडजस्ट करने का, तो शाम को ही हमेशा करें। पौधे उखाड़ने के बाद जड़ों में गीली मिट्टी का लेप लगा कर ले जाए ताकि जड़ें सूखने न पाएँ। सभी कीटनाशक व फफूंदनाशक दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है आपको। छिड़काव करते समय यह ध्यान रखें कि तेज हवा न चल रही हो। नाक व मुंह आपको बंद ढक कर रखना है। चाहे तो आंखों में चश्मे पहने, शरीर का कोई अंग खुला न रहे। पौधशाला की सिंचाई आपको पाइप के आगे फव्वारा लगाकर या हजारे से करनी है। और रोपण से पहले आपको अनुकूलन का खास ध्यान रखना है, जो मैंने पहले बताया। और आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो ये डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह हैं IIVR के, और ये आपका पता है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें नंबर भी लिखा हुआ है। अब आपको कुछ पौधशाला में पौध तैयार करने में आपको कुछ बातों की ध्यान रखनी है। वो IIVR के अनुसार क्या है वो भी मैं आपको बुलेट से बताता हूँ। तो हमारे देश में लगभग 100 सब्जियों की खेती की जाती है। 60 की व्यवसायी व्यापारिक स्तर पर की जाती है। कुछ की बुआई सीधे खेत में की जाती है, जैसे मटर, राजमा, लोबिया, भिंडी, गाजर, मूली, पालक। और कुछ सब्जियों की लताएं, कंद, बल्ब लगाई जाती है, जैसे कुंदरू, पलवल, सूरन, अरबी, मंडा। परंतु कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनका रोपण करना पड़ता है, जिसमें से आपका टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाठ गोभी, ब्रोकली, चाइनीज़, पत्ता गोभी इत्यादि है। यदि पौध सही समय पर तैयार नहीं होगी तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे आपको किसान भाइयों को बहुत समस्याएं आती हैं। आपकी पौध गल कर नष्ट भी हो सकती है आपकी फसल। तो आपको क्या करना है,
सब्जियों के स्वस्थ पौध उगाने के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जहां वर्षा ऋतु का पानी न रुकता हो या चयनित स्थान आसपास के क्षेत्र से ऊंचा हो। चयनित स्थान ऐसी जगह पर हो जहां पूरे दिन का लगभग सूर्य का प्रकाश आता हो लेकिन बहुत तेज भी ना आता हो। जंगली एवं पालतू पशुओं के नुकसान से वह सुरक्षित हो, इसलिए आप बाड़ भी बना सकते हैं। सिंचाई के लिए कोई न कोई साधन अवश्य होना चाहिए, जैसे कुआं, तालाब, ट्यूबवेल, पंप सेट, पाइप। आपका मिट्टी का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो 7 के आसपास होना चाहिए, यानी 6.5 to 7 के आसपास होना चाहिए। चयनित स्थान की मिट्टी घातक बीमारी व कीड़ों के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। बीज आपकी उन्नतिशील प्रजाति का हो और विश्वसनीय संस्था से खरीदा गया हो। कोशिश करें कि आप सरकारी संस्थाएं या जो बहुत ही प्रचलित बीज हैं, अच्छी कंपनियों के बीज ही खरीदें। बीजों को ढकने के लिए अच्छी व्यवस्था करें और आप मिट्टी का ट्रीटमेंट और बीज का ट्रीटमेंट जैविक विधि या रासायनिक विधि, जो भी आप करना चाहते हैं उसे करें। क्यों करना चाहिए आपका ये पौध सारा? सब्जियों की पौध क्यों तैयार की जाए, इसमें काफ़ी मतभेद रहता है। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, गोभी, प्याज के बीज इतने छोटे होते हैं कि खेत में आप सीधे बुआई करेंगे तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः पहले पौधशाला में उगा लें, नर्सरी में उगा लें तो आसान हो जाता है। अगैती फसल लेने के लिए प्रतिकूल मौसम में भी सब्जियों की पौध तैयार की जा सकती है। कभी कभी यह देखा गया वर्षा ऋतु में 10-15 दिन तक लगातार वर्षा होती है, खेत में कार्य करने का मौका नहीं मिलता और खेत काम करने के लायक भी नहीं होते। ऐसी विपरीत परिस्थिति में यदि हम विभिन्न प्रकार के बर्तन जो घर में उपलब्ध हों में ही बीज की बुआई कर सुरक्षित स्थान पर रख दें और समाप्त होने पर इन्हें बाहर रख दें तो पौध तैयार हो जाती है और हमारी खेती पिछड़ती नहीं है। नदियों के किनारे या दियारा क्षेत्रों में जहां अक्टूबर-नवंबर तक पानी भरा रहता है, वहां सीधे बीजों की बुआई करनी है तो पानी हटने के बाद 1-2 माह तक और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसी दशा में यदि हम अलग से पौध तैयार कर लें तो समय से खेती की जा सकती है। तेज धूप, वर्षा व कीट व्याधियों से पौधों को बचाने के लिए पौधशाला में पौध उगाना अच्छा रहता है। सब्जियों की पौध लगाने को एक आप व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं। पौधा उगाकर रोपण करने से प्रति इकाई क्षेत्र में पौधे की आवश्यक मात्रा सुनिश्चित की जा सकती है, जो सीधे बीजों की बुआई से संभव नहीं है। कैसे करें? पौधशाला में मिट्टी की तैयारी से लेकर बीज की बुआई, बोने के ढंग, जमाव के पश्चात पौधों की देखभाल या समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम पौधशाला की मिट्टी की फावड़े से खुदाई कर लें, मिट्टी से खरपतवार निकाल लें। यदि मिट्टी ठीक ना हो तो कंपोस्ट व रेत मिलाएं। आप उसका ट्रीटमेंट करें, जैसा मैंने पहले बताया था। कैप्टान या थेरम आती है, उसका 2.5 ग्राम पर मीटर। क्यारियाँ बनाएं बीज बोने के लिए, ऊंची क्यारियाँ। बीज बुआई हमेशा कतार में करें। बीजों की बुआई के पश्चात उसको आप कंपोस्ट, रेत या बालू के मिश्रण से ढक दें। और ये तो मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। टमाटर में शिमला मिर्च की क्यारियों में पत्ती मरोड़ रोग से बचाव के लिए एग्रोनेट या सफ़ेद मलमल के कपड़े से इस प्रकार ढके कि कोई कीड़ा अंदर ना जाए। अगर शरद ऋतु है तो पौधों को पॉली हाउस या पॉलीथीन में लगाएं। अधिक धूप से बचाव के लिए 1 मीटर की दूरी पर हम जाली लगा लें। पौधशाला में सुबह शाम सिंचाई आवश्यकता अनुसार फुहारे से करें। अनुकूलन के पहले आपको, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि सिंचाई को रोक दें। पौध उखाड़ने से 2 दिन पहले क्यारी में जैविक तरीके से नीमगिरी का अर्क, ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक का छिड़काव करें। अगर रासायनिक खेती है तो कीटनाशक फफूंदनाशक का छिड़काव करें। पौधों को रोपण के लिए ले जाते समय पौधों की जड़ों को जैविक उर्वरक या
ट्राइकोडर्मा के गाढ़े घोल से उपचारित करें। रोपण जहाँ तक संभव हो शाम को ही करें। क्या आपको नहीं करना है, सब्जियों की पौध लगाने में कई बातें जिनका हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थान का चयन ना करें जहाँ बहुत पानी रुकता हो। चयनित स्थान पर मकान या पेड़ की छाया पड़ती हो, इस प्रकार के स्थान का भी चयन ना करें। ऐसी जगह भी ना करें जहाँ जंगली या पालतू पशुओं से सुरक्षा ना हो। अम्लीय या क्षारीय मिट्टी है तो उसका आप पौधशाला में उपयोग ना करें। बीज को केवल मिट्टी से कभी ना ढकें, उसको खाद मिट्टी व रेत से ढकें। बीज की छिड़काव विधि से कभी बुआई ना करें जहाँ तक संभव है। आपको क्यों ऐसा नहीं करना है? टमाटर, मिर्च, बैगन, गोभी सीधे खेत में नहीं ना करें, अन्यथा जब जमाव होगा तो पौधे उचित दूरी पर नहीं रहेंगे, आपकी पैदावार प्रभावित होगी, उत्पादन की लागत भी अधिक हो जाएगी। अगैती फसल के लिए जायद ऋतु में बोई जाने वाली कद्दू वर्गीय सब्जियों में व टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि के बीजों की बुआई जनवरी माह में सीधे खेत में ना करें, अन्यथा जमाव ठीक ढंग से नहीं होगा। पॉलीथीन की थैलियों, प्लास्टिक ट्यूब में बीज को डालकर खुले में ना रखें, बल्कि यदि जनवरी का महीना हो तो पॉलीथीन को ढककर रखें ताकि जमाव और बढ़िया हो सके। क्यारियों की सिंचाई सतही विधि से ना करें बल्कि फुहारों से ही करें, अन्यथा मिट्टी बैठ जाएगी और पौधों की बढ़वार प्रभावित होगी। तो ये आपकी कुछ आपकी सावधानियां थी जो कि IIVR के बुकलेट से मैंने आपको बताई, और मुझे लगा आपको ये अच्छा लगा होगा और ये आपकी जानकारी आपको काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।